हेलो एवरीवन। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है न्यूटन फिजिक्स के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हमने आपको लेक्चर फर्स्ट सेल का पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया था कि सेल क्या होता है और सेल थ्योरी क्या होता है। ये दो टॉपिकों पे हमने पहले पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल दिखेगा कैसा, उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग जो अपना तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। मतलब कहें कि ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब क्या होगा, उसकी बात करें अगर हम, तो ओवरव्यू ऑफ सेल क्या मतलब कि एक सेल आपको दिखेगा कैसा, ओवरव्यू उसका कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कोई प्लांट सेल है, वो प्लांट सेल आपको दिखेगा कैसा, सही समझते हैं हम लोग। मान लेते मैं ये जो एक कोई प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अपने पास कोई प्लांट सेल है जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ किया। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर एक आउटर लेयर होता है, नॉन लिविंग, रिजिड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसके बाहर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो नॉन लिविंग है, रिजिड है, हार्ड है। इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाता हूँ और ये स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। ये जो बाहर जो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेल वॉल। क्या नाम देंगे बच्चे लोग इसको हम लोग? सेल वॉल। ये सेल वॉल जो कि बना होता है सेलुलोज से। किससे बना होगा? ये सेल्यूलोज से बना होगा। क्लियर है क्या? उसके बाद देखेंगे जो सेल वॉल है ना, उसके अंदर में, सेल वॉल के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। बेसिक सब बातें हैं सब कि प्लांट सेल है तो बाहर में एक स्ट्रक्चर होगा, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन कहेंगे उसको। अब उसके बाद यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर है जो सबसे बड़ा होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये अपने पास न्यूक्लियस हो गया। तो अगर हम देखें सेल को, तो सेल को जब देखें तो ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के और यहाँ के बीच में एक ना जेली लाइक फ्लूइड मौजूद है, या सेमी फ्लूइड भी कह सकते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मतलब थोड़ा सॉलिड है और थोड़ा लिक्विड है। तो इसको इस वाले जो यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, उसको नाम देते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे बच्चे लोग इसको? हम लोग साइटोप्लाज्म। बड़ा प्यार से सुनिए आप लोग, समझिए बात को कि क्या है इसका मतलब साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके बीच में? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होते हैं, उसे को क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म आपका वो एरिया है जहां पे ज्यादातर सेलुलर एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर सेलुलर एक्टिविटी यहाँ पे होती है, इसीलिए इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अगर प्लांट सेल है, तो इसमें ना बड़ा सा वैक्यूल होता है, खाली स्पेस होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं वैक्यूल। क्या नाम देंगे बच्चे लोग इसको? हम लोग वैक्यूल। क्या होता है ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक है कि लार्ज वैक्यूल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। लार्ज वैक्यूल क्या है? एक प्लांट सेल का वो एरिया जहां पे कुछ नहीं, वो खाली है, खाली एरिया, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? वैक्यूल। और कितना परसेंट स्पेस करता है ऑक्यूपाई? मोर देन 90% स्पेस। मोर देन 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा कौन? आपका ये जो आपका वैक्यूल है वो कर लेगा। इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम रखते हैं, जिसको इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे बच्चे लोग इसको? हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये हमारे सेल को ना एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेल एनर्जी लेता है, इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे यहाँ हम देखें, न्यूक्लियस के पास ही एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन सा क्लेक्स? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर और बात करें तो यहाँ पे एक ना ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा कुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम देखें ना, ये जो आपका जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बहुत सारे कभी कभी ना ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको राइबोसोम अटैच्ड होते हैं इसके ऊपर। अगर राइबोसोम अटैच्ड है तो इसको हम लोग, ये अपीयरेंस हमें देगा रफ टाइप का, तो इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहां पे राइबोसोम मौजूद नहीं होगा उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गोल गोल मौजूद है जिसको हम कह सकते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम हमारे सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है हमारे एक सेल का, राइबोसोम। ठीक है,
और यहाँ पे देखें तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं और यहाँ चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर प्लांट सेल है तो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग प्लास्टिड कहेंगे। प्लास्टिड कहेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या? तो देखिए, ये अगर हमने एक टिपिकली सेल को समझाने की कोशिश की है तो सेल अगर हमने यहाँ प्लांट लिया है तो प्लांट के सेल के बाहर जो आउटर लेयर जो हार्ड और नॉन लिविंग रिजिड है उसको हमने नाम दिया सेल वॉल। और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होगा। उसके बाद उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, उसको हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन, जो कि लिविंग होता है और सेमी परमेबल भी नेचर में देखने को मिल जाता है हमें। उसके बाद हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि ये सेमी फ्लूइड है, या फिर कह सकते हैं हम इसे कि जेली लाइक फ्लूइड है, जो कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम साइटोप्लाज्म करें। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल मतलब स्ट्रक्चर मौजूद है। जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये जितना सारा सब मौजूद है। तो इन जो भी साइटोप्लाज्म में जो भी मौजूद है उसको हम एक नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या नाम देंगे उसको हम लोग? सेल ऑर्गेनेल। तो ये जितने सारे हैं ये सब सेल ऑर्गेनेल कहलाएंगे। राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये आपका न्यूक्लियस, ये सब ये कहलाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में कि सेल ऑर्गेनेल होता क्या है। चलिए समझते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल के, कि सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे थे हम। सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, अभी मैंने आपको बताया कि सेल ऑर्गेनेल क्या है बाबू लोगों। सेल ऑर्गेनेल कुछ नहीं है। सेल ऑर्गेनेल आपका वो स्ट्रक्चर जो कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। जो भी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में मौजूद है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे। अब देखो, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा डेफिनेशन? स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर मौजूद है ना, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग बच्चे लोगों? हम ही लोग बोल देंगे उसी को सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल ऐसे होंगे जो केवल एक लेयर से घिरे होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत सारे दो लेयर से घिरे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो लेयर ही नहीं होगा। तो अगर हम कहें ना, तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है। दूसरा आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर होगा वो दो लेयर से घिरा होगा। और फिर लास्ट में आप अगर देखें तो ये विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ये बच्चे लोगों, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, ये मतलब बिना मेम्ब्रेन के भी हो सकता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे होंगे जो कि आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे और कुछ आपको डबल मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं सिंगल कौन कौन है अपने पास। सबसे पहले देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा कुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा होगा अपने पास बाबू? ये अपने पास होता है सिंगल मेम्ब्रेन। इसके पास ये केवल एक मेम्ब्रेन से घिरा होगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग ER भी बोलेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी अपना सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके पास भी केवल एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। तीसरा बात करें तो वैक्यूल, ये भी केवल एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक ही मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। और चौथा हम बात करें तो लाइसोसोम। ये चार स्ट्रक्चर आपका केवल एक मेम्ब्रेन से घिरा पड़ा है। उसके बाद अगर डबल मेम्ब्रेन की बात करें, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि क्या है, दो लेयर से बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन मतलब दो लेयर घेर रही है उसको, तो डबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। जैसे सबसे प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा दुलार सा कौन है? तो है अपने पास न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अपने पास आएगा क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट। ये तीन स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेंगे? आपको जो कि दो लेयर से घिरे होंगे। अब बात आती है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है? तो देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसका नाम है राइबोसोम। कौन सा सोम?
राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है या विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये आपका जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और इसको हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये राइबोसोम आपके हर सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरिया सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब कोई भी सेल है तो आपको राइबोसोम देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल नाम से भी बुलाते हैं इसको हम लोग। और आगे हम लोग बात करें तो जो दूसरा जो अपने पास सेल ऑर्गेनेल है वो है सेंट्रियोल। कौन सा ट्रियोल? सेंट्रियोल। अगर हम सेंट्रियोल को देखें तो सेंट्रियोल भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। राइबोसोम हर सेल में पाया जाएगा, सेंट्रियोल कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। ये प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है। और ये एनिमल सेल में काम क्या करता है? तो ये एनिमल सेल में आपको सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा। क्लियर है क्या इतना सारी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं राइबोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। तो ये आपके मैंने सेल ऑर्गेनेल का डिस्क्रिप्शन था, आपने देखा कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल कितने मेम्ब्रेन से घिरा पड़ा है, इसकी बातें कर ली। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे राइबोसोम और सेंट्रियोल पे, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग राइबोसोम और सेंट्रियोल पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सबसे छोटा है। क्या है बच्चे लोगों? ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्या है बच्चे लोगों? ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल ये सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट है बच्चे लोगों। चलिए, और क्या है दूसरी बात, इसको भी ये भी कह सकते हैं हम लोग कि यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सारे सेल में मौजूद होता है, तो यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बोल सकते हैं इसको हम लोग। आगे और देखें तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है और ये इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और इसको हम लोग बोलते हैं सेल विद इन ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स। ये होता है अपने पास ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स। विद इन ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनेल के ऊपर भी ऑर्गेनेल, जैसे ना मान के चलिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद ऑर्गेनेल है पर इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा? आपको राइबोसोम पाया जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। इंपॉर्टेंट बात है, वीवीआई कह सकते हैं इसको हम लोग। और क्यों कहते हैं मैंने अभी बताया, जैसे मान लेते हैं ना ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद में एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल होने के बावजूद भी इसके अंदर भी क्या पाया जाता है हमको? इसके अंदर भी हमें वो कभी कभी देखने को मिल जाएगा क्या? राइबोसोम। इसीलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल के नाम से जानेंगे। क्लियर है इतना सा बात? आइए थोड़ा सा हम समझते हैं सेंट्रियोल को। सेंट्रियोल ये भी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट्स एनिमल सेल का। प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये केवल हमें एनिमल सेल में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। हेल्प करेगा किसमें बच्चे लोगों? ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। हेल्प इन सेल डिवीजन। एक एनिमल सेल को डिवाइड करने के लिए जो हेल्प करता है उसका नाम है अपने पास, क्या नाम है बच्चे लोगों? सेंट्रियोल। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग को ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जानने के बाद एनसीईआरटी में कुछ मतलब का साइज दिया हुआ है, एक बार मैं रफली बता देता हूँ वो क्या क्या साइज है, क्या क्या बातें हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। साइज की बात करें तो कौन कितने साइज का है, तो मैं आपसे अगर कुछ पूछूं कि सेल के बारे में कि सबसे बड़ा सेल हमारे बॉडी में कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल, तो नर्व सेल्स होते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ा है। उसी तरह से माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो कि सबसे छोटी सेल है। क्लियर। और बात करें तो कि मतलब सबसे लंबी सेल आपका नर्व सेल। और हमारे बॉडी में अगर ह्यूमन के बॉडी में देखा जाए तो सबसे बड़ी सेल ओवम, और ह्यूमन में ही देखा जाए सबसे छोटी सेल मेल में तो वो है आपका स्पर्म। ये बेसिक बातें हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग साइज पे बात करते हैं। एनसीईआरटी पे जिक्र है तो इसलिए साइज को भी देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी सवाल रह ना जाए या छूट ना जाए। सबसे पहले हम देखेंगे टिपिकली यूकैरियोटिक सेल किस साइज के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, वो यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा। यूकैरियोटिक सेल अगर आपके पास है कोई, तो जैसे ना यूकैरियोटिक सेल की अगर साइज की बात करें तो ये सबसे पहले तो हम इसी को देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल साइज क्या है। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो है
20 से 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना है बच्चे लोगों? 20 से 30 माइक्रोमीटर आपको इसका साइज देखने को मिल जाएगा। 20 से 30 माइक्रोमीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं 10 से 20 माइक्रोमीटर लेते हैं। 20 से 30 तो 10 से 20 लेते हैं, अगर हम लोग 10 से 20 तो इसका साइज क्या हो जाएगा? 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो माइकोप्लाज्मा, जो कि एनसीईआरटी में जिक्र कर रखा है उसका, माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी सेल है। ये दुनिया का सबसे छोटी सेल है, जिसका साइज बता रखा है उसने एनसीईआरटी में 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। किसमें बच्चे लोगों? लेंथ में। क्लियर है क्या? तो ये बात ख्याल रखेंगे। और साइज का नाम रखा दे रखा है वहां पे आरबीसी। ह्यूमन का जो आरबीसी है उसका साइज दे रखा है 7, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर दे रखा है। तो ये बात आप लोग ख्याल रखेंगे कि ये 7 माइक्रोमीटर का आपको ह्यूमन आरबीसी का सेल दिखने को मिल जाता है। क्लियर है क्या इतना सारा बात? अगर हम बात करें पीपीएलओ, ये भी एक माइक्रोप्लाज्मा टाइप है, पीपीएलओ जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसका साइज अगर हम देखें तो ये अपने पास है 0.1 माइक्रोमीटर का, 0.1 माइक्रोमीटर का है। ठीक है, और वायरस की बात करें तो कि जो वायरस है वो कितने साइज के होते हैं? तो अगर वायरस की बात करें हम लोग तो वायरस के साइज जो होंगे वो होंगे अपने पास 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। क्लियर? ये वो डाटाज हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये साइज को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेल को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसके बेसिस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे अगर हम देखें तो सेल के कितने टाइप हो जाएंगे? 2 टाइप हो जाएंगे। एक अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा अपने पास यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे, क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको थोड़ा बहुत इजीली वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें कि ये सेल है, ठीक है, और हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस अगर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अगर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है तो उसको कहेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है क्या? तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक और क्या होता है यूकैरियोटिक की बात करते हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बेसिस पे सेल को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोलेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? एक को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। एक अपने पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा अपने पास होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सिंपल सा बात समझिए कि ये अपने पास एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल है। मैंने अभी आपको ना एक ओवरव्यू बताया किसका? आपके यूकैरियोटिक सेल का। तो आइए समझते हैं पहले यूकैरियोटिक सेल को ही क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेल है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल है तो उसके बीच में क्या होता है बच्चे लोगों? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को ना अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंड कर रहा है, अगर इस तरह का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ये आपने साइटोप्लाज्म बोल दिया इसको हमने। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि देखिए बच्चे लोग, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा, ये न्यूक्लियस खुला रहेगा। ठीक है, जैसे ना यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है बाहर, उधर देख पा रहे होंगे आप लोग। तो वो मेम्ब्रेन अगर मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, तो उसको बोलेंगे हम लोग यूकैरियोट्स। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मौजूद है तो उसको प्रोकैरियोट्स। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। इसके जो भी न्यूक्लियस में जो चीजें हैं ना, वो एक सराउंडेड है एक मेम्ब्रेन से, उसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इधर ये जो है ना, ये सराउंड नहीं है, ये बाउंड्री नहीं किया हुआ है। अगर बाउंड्री किया हुआ नहीं है तो इस तरह के सेल को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और इसको यूकैरियोटिक सेल में खास बात क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा होगा यूकैरियोटिक से। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो आपके पास ये सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जो भी है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा किसमें? आपके यूकैरियोटिक सेल में।
बेसिकली हम देखें तो अगर यहाँ पे हम अगर बेसिकली बात करें तो यहाँ क्या एब्सेंट होगा बच्चे लोगों, यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, आर एब्सेंट। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास आर प्रेजेंट, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसको हम लोग फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे लोगों, इसको हम लोग फॉल्स न्यूक्लियस। तो ये आपका फॉल्स न्यूक्लियस कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रू न्यूक्लियस कहलाएगा। क्यों ट्रू कहलाएगा बच्चे लोगों, क्योंकि ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मौजूद दिखाई दे रहा है इसीलिए ये ट्रू कहलाएगा, और इसमें नहीं दिखाई दे रहा है इसीलिए क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। क्लियर, आगे और सुनिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनल भी देखने को नहीं मिलेगा। सेल ऑर्गेनल जो आपके पास होते हैं, सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह का चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और इधर क्या हो जाएगा बच्चे को, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, मतलब सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा। सेल ऑर्गेनल यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होगा बच्चे लोगों, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा। अब ये इंटरेस्टिंग बात सुनिए, मैंने अभी आपको जब राइबोसोम पढ़ाया तो मैंने बताया राइबोसोम इज द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर या यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल विच आर प्रेजेंट इन एवरी सेल्स। तो इन द मीन्स मतलब समझिए बात को कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पे भी ना आपको राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहाँ पे आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा और आपके यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन होते हैं और कौन प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, तो आइए समझते हैं हम लोग। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना वो आपको कहाँ देखना, जितने सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये इसका सेल टाइप कैसा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का हो जाएगा। और एनसीईआरटी में जिक्र है ब्लू ग्रीन एल्गी का, किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का है, माइकोप्लाज्मा का है, माइकोप्लाज्मा का है। ये सब चीजों का जिक्र है कहाँ पे, आपका प्रोकैरियोटिक सेल में। ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो जिक्र है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, तो ये सब कैसे है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर ओवरव्यू बात करें ना तो बैक्टीरिया में ही ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, सब बैक्टीरिया की कैटेगरी है। तो अगर मैं सिर्फ बैक्टीरिया भी लिखूं तो काम चल जाता, पर एनसीईआरटी में है तो मैंने भी बता दिया कि बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, माइकोप्लाज्मा हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक टाइप के आपके पास देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, इतनी सारी बातें अगर समझ लिया आप लोगों ने तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि डिटेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया कि वो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की सारी बातें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होगा प्रोकैरियोटिक सेल। समझेंगे कैसा होता है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर क्या होगा इसमें और क्या नहीं होगा, इसकी बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो इतना सारा बात आपको ख्याल रखेंगे। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज यहीं पे लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।